हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज हम शुरू करेंगे संविधान। संविधान शुरू करने से पहले दो तीन चार बातें आपको बतानी बहुत ज़रूरी है कि जैसे दोस्तों, हम लोग सिविल सर्विस और हर प्रकार से कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें अमूमन संविधान ना पूछता हो। हर एग्ज़ाम में संविधान की ज़रूरत है और होनी भी चाहिए, क्योंकि संविधान देश की सर्वोच्च विधि होती है। संविधान से ही सारे सारे अथॉरिटी, सारे लोगों को अधिकार मिले हैं। सारी विधियों की मान्यताएं संविधान से ही प्राप्त होती हैं। सारी विधियों का जड़ है संविधान, जिसको लॉ ऑफ लैंड कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। भारतीय संविधान शुरू करेंगे। उससे पहले हम जान रहे हैं कि संविधान होता क्या है, किसे संविधान कहते हैं। तो हम पहली बार शुरू करने जा रहे हैं परिभाषा कि संविधान की परिभाषा क्या होती है। देखिए, भारत संविधान, अभी भारतीय शब्द इसलिए नहीं लगाया कि क्योंकि मैं इस क्लास में संविधान, एक संविधान की बात कर रहा हूँ कि किसी भी देश की संविधान की क्या होनी चाहिए, वहाँ की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दशा को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, किस प्रकार से वहाँ के संसाधनों का वितरण किया जाए और किस प्रकार से शासन तंत्र का परिचालन किया जाए, इन सब चीज़ों का है। इसलिए मैंने भारतीय शब्द जानबूझ करके यहाँ पे यूज नहीं किया, क्योंकि अभी मैं भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में नहीं बात कर रहा हूँ। केवल मैं विश्व के सभी संविधानों के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा कि वास्तव में संविधान क्या होता है। देखिए, जैसा कि मैंने परिभाषा में लिखा है कि संविधान वह मौलिक कानून है। आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाइए या पेपर में लिखिए या कॉपी में लिखिए। जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा, संविधान वह मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा तथा कार्य का निर्धारण करती है। अब सरकार की रूपरेखा का क्या मतलब है? तथा कार्य का निर्धारण करती है तथा नागरिकों के हितों का संरक्षण भी करती है। ठीक, मैंने दूसरा परिभाषा यहाँ लिखा है कि संविधान नियमों, कानूनों या परंपराओं आदि का संकलन है जो एक देश पर शासन करने के लिए आवश्यक होता है। अब आप सोचते होंगे कि वो मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा। तो विभिन्न अंग, सरकार के विभिन्न अंग क्या क्या हो सकते हैं? तो अगर मैं भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में करूं तो सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? पहला अंग है कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका, तीसरा है न्यायपालिका। अब कार्यपालिका क्या करती है? विधायिका क्या करती है? विधि बनाती है, विधि निर्माण। कार्यपालिका क्या करती है? विधि को लागू करती है, विधि लागू करती है। और न्यायपालिका क्या करती है? न्याय प्रदान करती है, अब दूसरा ये तो है विभिन्न अंगों की रूपरेखा। अब कार्य का निर्धारण करती कि कौन सा कार्य कौन सा करेगी। तो कार्य का निर्धारण में कोई है तो विधि लागू कर रही है, कोई कर रही है विधि का निर्माण कर रही है, कोई न्याय प्रदान कर रही है, तथा नागरिकों के हितों का संरक्षण भी करती है। अब नागरिकों के हितों के संरक्षण के लिए, जैसे आपने देखा है, जान रहे, अगर भारतीय किसी भी संविधान को तो मौलिक अधिकार होते ही हैं। जैसे भाग 3 डीपीएसपी होता है, एक मौलिक अधिकार है। अगर इसकी बात करूं कि हितों का संरक्षण किस प्रकार से होता है, तो मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार दिए हैं कि जनता की यह अधिकार होगा, यह हित होगा, कोई भी राज्य इसको छीन नहीं सकता है। जैसे अनुच्छेद 21 का अगर हम उदाहरण लें कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कोई भी व्यक्ति प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के। तो हितों का संरक्षण है।
करते हैं। अभी तो बहुत छोटी सी परिभाषा है। अगर मैं यूं कहूं कि संविधान की प्रॉपर परिभाषा देना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि पूरे को, संविधान की पूरी अवधारणा को किसी एक परिभाषा में बांधना संभव नहीं है। तो इसीलिए समझने के लिए एक छोटी सी परिभाषा दी गई है कि संविधान वह मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा, कार्य का निर्धारण करती है तथा नागरिकों के हितों का संरक्षण करता है। ये पहला परिभाषा है। दूसरा परिभाषा यह दिया गया कि संविधान नियमों, कानून या परंपराओं आदि का संकलन है। परंपरा, नियमों, कानूनों की, नियम की ये ऐसे नियम होंगे, इतने कानूनों का, नियमों और कानूनों का। अब नियमों का क्या मतलब है कि कौन से नियम बनाए जाएंगे, कि जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, एकल संक्रमण मत द्वारा होगा, प्रत्यक्ष होगा कि अप्रत्यक्ष होगा, सांसद का चुनाव कैसे होगा, सांसद किस प्रकार से चुने जाएंगे, ये सारे नियम कानून बनाए गए, उन्हीं का संकलन है। और परंपराओं का, जैसे किसी देश में, पहले हमारे देश में संविधान नहीं था, ब्रिटिश संविधान से काम करते थे, ब्रिटिश वाले अपने काम करते थे, लेकिन आंतरिक सरकार जब बनी थी तो उस समय भी तो संविधान नहीं था, 1935 का अधिनियम था। तो तो बहुत सारी ऐसी परंपराएं होती हैं जो चली आती हैं। भारत की संविधान में भी ऐसी परंपराएं हैं जो चली आएंगी। तो उसका भी उनका, अगर उन परंपराओं को लिखित रूप से दे दिया जाए संविधान में तो उनका भी आदर्श हो जाता है। संकलन है जो एक देश पे शासन करने के लिए आवश्यक होता है। अगर संविधान ना रहे तो इतना ज्यादा क्लेश होगा कि जैसे मान लीजिए भारत संघात्मक व्यवस्था है, अर्ध संघ है, एकात्मकता के लक्षण अधिक है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। तो जैसे मान लीजिए भारत एक संघात्मक संविधान है। अब ये नहीं बताया जाएगा कि कौन शक्ति राज्य के पास रहेगी, कौन सी शक्ति केंद्र के पास रहेगी, तो रोज झगड़ा होगा, रोज मारपीट होगा, रोज हल्ला दंगा होगा। ये तो ठीक है। अगर मान लीजिए केंद्र में दूसरी सरकार है और राज्य में दूसरी सरकार है, तब तो क्या से क्या हो जाएगा, अगर स्पष्ट रूप से लिखित ना दे दिया जाए कि आपको राज्य को इतनी शक्तियां मिलती हैं, राज्य को और केंद्र को कौन कौन सी शक्तियां मिलती हैं। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य को शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो एक देश में शासन करने के लिए संविधान होना परम आवश्यक है। लेकिन यदि संघात्मक संविधान है तो बहुत जरूरी है। लिखित संविधान संघात्मक संविधान का आवश्यक तत्व है। अगर लिखित नहीं तो संघात्मक संविधान का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। केंद्र सारी शक्तियां ले लेगा और राज्य को एक पागल की तरह छोड़ देगा। तो इसीलिए ये आपका हो गया परिभाषा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने परिभाषा देख लिया। अब आपके मन में, अब संविधान तो क्या होता है ये तो जान गए। अब प्रश्न ये होता है कि ये जो साधारण विधि और संविधान में क्या दोनों एक ही है या दोनों में कुछ अंतर है। साधारण विधि, इधर संविधान। अब साधारण विधि और संविधान, क्या साधारण विधि और संविधान एक ही है। देखिए, अगर हम ये कहें कि साधारण विधि होती है और संविधान होता है तो इसका कोई उत्तर तो हुआ नहीं। हम आपको एक उदाहरण के आधार पर समझाते हैं कि साधारण विधि और संविधान में क्या अंतर है और क्या है। मान लीजिए कोई व्यक्ति, एक्स नामक व्यक्ति है, एक्स ने वाई की हत्या की। अब एक्स जो है अभियुक्त हो गया, अब इसको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश किया गया।
इसको गिरफ्तार किया गया, कोर्ट के सामने पेश किया गया। अब ये व्यक्ति पूछ सकता है कि हमको क्यों गिरफ्तार किए हैं, तो और हमको सजा क्यों दे रहे हैं आप। कोर्ट न्यायालय से अपनी ये प्रश्न पूछ रखता है कि गिरफ्तारी क्यों, गिरफ्तारी क्यों और सजा क्यों, सजा क्यों। तो गिरफ्तारी क्यों, सजा क्यों, तो न्यायालय बता सकता है कि गिरफ्तारी इसलिए क्योंकि सीआरपीसी में लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन है करेगा कि सजा क्यों, हम क्यों सजा पाए, आपका क्या आधार है सजा देने का, तो ये कहेगा कि आईपीसी में लिखा है। अब एक स्टेप तो आ गया कि गिरफ्तारी इसलिए कोर्ट देगी तो सजा, सजा इसलिए होगी क्योंकि आईपीसी में होगा, गिरफ्तारी इसलिए होगी क्योंकि सीआरपीसी में लिखा होगा। तो कहेगा कि मेरे ऊपर सीआरपीसी लागू हो तो हो क्यों मैं सीआरपीसी को मानूं, क्यों सीआरपीसी मेरे ऊपर लागू होगी, ये भी तो पूछना। अगला सवाल एक करेगा कि सीआरपीसी या आईपीसी जो है वो लागू क्यों हो, मैं उसे गवर्न क्यों हूं, तो कहेगा कि वो कह सकता है, तो फिर कोर्ट कहेगा कि इसलिए क्योंकि संविधान के आधार पर यह विधि सम्मत है, सम्मत है, क्योंकि संविधान ने यह पावर दिया है कि दंड विधि किसके पक्ष में रहेगा, राज्य विधि और सीआरपीसी, क्योंकि ये जो आईपीसी और सीआरपीसी हैं वो संविधान के द्वारा विधि प्रदत्त है। अब ये तो हो गया कि साधारण, यानी कहने का मतलब अगर हम ज्यूरिस्प्रूडेंस के आधार पे सवाल करें कि आखिर में विधियों की लास्ट है क्या चीज, जैसे केल्सन ने किया मानक, केल्सन का अगर आप विधि शास्त्र पढ़े होंगे या आगे पढ़ेंगे तो केल्सन का जो मानक है, मूल मानक, केल्सन का मूल मानक क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई विधि है, उपनियम है, उपनियम है, नियम है, फिर कोई और विधि है और लास्ट में जो आता है ये मूल मानक। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से अगर हम उत्तर देंगे तो मूल मानक ही है। तो आईपीसी को इसमें चैलेंज किया, सीआरपीसी को चैलेंज किया, तो क्या जिस प्रकार से आईपीसी को चैलेंज किया गया है और क्या जिस प्रकार से सीआरपीसी को चैलेंज किया गया है, क्या उसी प्रकार से संविधान को चैलेंज किया जा सकता है कि मैं संविधान क्यों मानूं, क्या संविधान को चैलेंज किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न ये है कि क्या संविधान को चैलेंज किया जा सकता है, अब संवैधानिक विधि या साधारण विधि, तो कहने का मतलब ये है कि साधारण विधि किसी न किसी अन्य विधियों पे, या वो चाहे वो संविधान हो सकती है या कोई अन्य विधि है, उसे अपनी विधि मान्यता प्राप्त करती है, लेकिन जो संविधान होता है उसे अपने आप में स्वयं विधि मान्य होता है, क्योंकि वह संविधान जो है, संविधान का निर्माण पार्लियामेंट द्वारा नहीं होता है, संविधान का निर्माण नहीं किसी अधिनियम के द्वारा होता है। आपके मन में ऐसी होगी कि भारत शासन अधिनियम द्वारा शक्तियां दी गई तो संविधान का निर्माण किया गया, बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं, दो मत हैं इस पक्ष में। तो क्या आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि क्या अगर भारत शासन अधिनियम पारित नहीं होता और अंग्रेज वैसे ही बिना भारत शासन अधिनियम पारित करके, या भारत कोई और अधिनियम पारित नहीं हुआ होता और वैसे ही अंग्रेज छोड़ करके चले गए होते, तो क्या भारत में संविधान नहीं बनता, या भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित किया गया है अगर वह नहीं पारित किया गया था तो क्या भारत में संविधान नहीं बनता। अगर भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित नहीं किया गया होता तो भारत में बनता ही। संविधान किसी विधि
और किसी शक्तियों का वो क्या परिणाम नहीं होता है, बल्कि संविधान क्रांति और वहां के बदलती हुई परिस्थितियों का परिणाम होता है। अब एक क्वेश्चन आपके मन में और हो गया कि अगर मैं भारतीय संविधान के बारे में बात करूं, भारतीय संविधान, अब क्या भारतीय संविधान को हटा करके कोई नया संविधान लाया जा सकता है? अगर लाया भी जाता है, उसके क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, कौन सा मेथड हो सकता है, किस प्रकार से एक भारत का जो संविधान है उसको कोई कहता है कि हटा करके नया दूसरा संविधान, क्या ये संभव है? यह तभी संभव, ये केवल जब क्रांति या किसी और बहुत बड़ी उलटफेर होगी जब देश में, और बहुत बहुत भयंकर जब कुछ नया होगा, तभी भी यह संभव हो सकता है। साधारण परिस्थितियों में नया संविधान लाने बहुत कठिन है, नामुमकिन तो कहना ठीक नहीं है, बहुत कठिन है। इसीलिए साधारण परिस्थितियों में संविधान को ना ही बदला जा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या संविधान को चुनौती दी जा सकती है? क्या संविधान को दी जा सकती है? अब कहते होंगे कि अब इसका उत्तर होगा नहीं। तो फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि संविधान को चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो इतना ज्यादा केस कहां से आया? इतना अधिक केस आया, मिनर्वा मिल का आया, AK गोपालन का आया, सज्जन सिंह का आया, बहुत सारे मामले आए, तो फिर केस आया कहां से? तो मैं आपको बता दूं कि संविधान को चुनौती नहीं दी जा सकती है। जो मूल संविधान है, जैसे कोई ये कह दे कि सर अनुच्छेद 14 ठीक नहीं है, और जा करके इसको सुप्रीम कोर्ट में जाए केस की अनुच्छेद 14 को हटा दीजिए क्योंकि अनुच्छेद 14 ठीक नहीं है, या संविधान का और भी कोई से अनुच्छेद हो सकता है जो उसे कहे कि इसको हटा दीजिए, ये ठीक नहीं है, तो न्यायालय क्या करेगी? हटाएगी। अगर न्यायालय हटाती है तो वही होगा कि जो कोई भी वही दशा होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी पेड़ की पर बैठा है और उसके नीचे से उसको काट रहा होगा, बस वही दशा होगा इस संविधान का। क्योंकि अगर उसको आप एक एक करके, अगर किसी संविधान के मूल को अगर आप उसको अवैध करोगे, असंवैधानिक करोगे, तो फिर ये ठीक नहीं होगा, और अब ये पूरा दस्तावेज या मूल ही नष्ट हो जाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि केवल संशोधन को चैलेंज किया जाता है, नए संशोधन को चैलेंज किया जाता है। तो मूल संविधान को चुनौती नहीं दी जा सकती है, संशोधन किया जा सकता है, और संशोधन को चुनौती दी जाती है। संशोधन किया जाएगा और संशोधन को चुनौती दी जा सकेगी। मूल संविधान को आप कोई भी ऐसा वाद नहीं बता सकते हैं कि जिसे ये कहा गया कि सर ये अनुच्छेद या अनुच्छेद 20, 21 या कोई भी अनुच्छेद डायरेक्ट जाकर के सब सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सर ये ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, उसको हटा दिए, क्योंकि मूल है। इसीलिए मूल संविधान का चुनौती एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ये हो गया आपका। अगला हेडिंग रहेगा संविधान का महत्व। संविधान का महत्व, संविधान देश की शासन प्रणाली को तय करता है। संविधान राज्य व्यवस्था को तय करता है।
ये हो गया आपका संविधान का महत्व। संविधान की प्रकृति पे बात करते हैं। एकात्मक, दूसरा संघात्मक, तीसरा अर्धसंघात्मक। अब एकात्मक सरकार में होती है कि केवल एक सरकार होता है, वहां पे राज्यों में कोई सरकार नहीं होती है, केवल एक सरकार होगा। संसदीय प्रणाली भी हो सकती है, अध्यक्षात्मक हो सकती है, लेकिन एक ही सरकार होगा। राज्यों में सरकारें जिस प्रकार से भारत में संघात्मक है, एकात्मक सरकार में केवल एक सरकार है। संघात्मक में केंद्र सरकार प्लस राज्य की सरकार है। अर्धसंघात्मक में केंद्र सरकार होता है, राज्य सरकारें भी होती हैं, लेकिन एकात्मक के लक्षण अधिक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखा जाए तो भारत का संविधान, भारत के संविधान में एकात्मक के लक्षण अधिक हैं, जैसे एकल नागरिकता, राज्यपाल की नियुक्ति, एकल न्यायपालिका, इत्यादि। तो संविधान की प्रकृति के आधार पर तीन होते हैं, एकात्मक, संघात्मक और अर्धसंघात्मक। संविधान की प्रकृति पे बात करते हैं। एकात्मक, दूसरा संघात्मक, तीसरा अर्धसंघात्मक। अब एकात्मक सरकार में होती है कि केवल एक सरकार होता है, वहां पे राज्यों में कोई सरकार नहीं होती है, केवल एक सरकार होगा। संसदीय प्रणाली भी हो सकती है, अध्यक्षात्मक हो सकती है, लेकिन एक ही सरकार होगा। राज्यों में सरकारें जिस प्रकार से भारत में संघात्मक है, एकात्मक सरकार में केवल एक सरकार है। संघात्मक में केंद्र सरकार प्लस राज्य की सरकार है। अर्धसंघात्मक में केंद्र सरकार होता है, राज्य सरकारें भी होती हैं, लेकिन एकात्मक के लक्षण अधिक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखा जाए तो भारत का संविधान, भारत के संविधान में एकात्मक के लक्षण अधिक हैं, जैसे एकल नागरिकता, राज्यपाल की नियुक्ति, एकल न्यायपालिका, इत्यादि।
तो संविधान की प्रकृति के आधार पर तीन होते हैं, एकात्मक, संघात्मक और अर्धसंघात्मक।